कैसे हो भाई लोग? आप सभी लगता है आज बढ़िया ही होंगे। और मेरे चैनल पे हम नई वीडियो में डालने अपलोड करने वाला हूँ क्लास 12 से रिलेटेड। जानता हूँ आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीकी आने वाले। मैं खुद इस स्टूडेंट था, मैंने इसी ईयर ही पास आउट किया है। और आप जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे चैनल पे हर 2-3 दिन में हर एक लेसन की वीडियो पूरी अपलोड मिलेगी। और मेरे चैनल से जिन जिन जो भी पढ़ाई करेगा स्टूडेंट, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ उसके बढ़िया मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में ज्योग्राफी में। तो मैं ऐसा कंटेंट शेयर करने वाला हूँ, आपको ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जो कुछ भी हो, जो भी आप लोगों को मेरे से मदद चाहिए वो सब मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। इसलिए हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और भाई जिन किसी को भी मेरे चैनल ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए वो कमेंट में ज़रूर लिखना, और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं आज आप लोगों को मानव भूगोल जो की बुक है, आप लोगों की दोनों बुक है, मैं मानव भूगोल की बुक के मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा। आज पहला लेसन मैं पूरा इसमें पढ़ाने वाला हूँ। और जो कुछ भी मैं बताऊँ भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे हमारे टीचर ने पढ़ाया है वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊँ। और वही चीज़ें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आई है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये सब मैंने ऊपर जो सब लिख रखे, ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा और इन्हीं से मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं इस चीज़ का सबूत भी आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो जो भी कंटेंट आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। हो सके तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो देरी ना करके मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मानव भूगोल में भाई 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले नियतिवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद विचारधारा। ये 3 विचारधारा है भाई जी। ये तीनों विचारधाराओं में से कोई सी भी एक विचारधारा आप लोगों के एग्ज़ाम में किसी भी तीनों सेट में से पहला, दूसरा, तीसरे में पूछी जा सकती है। तो इसको कैसे सिंपल वे में लिखना है वो तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्योंकि बुक का मैं जानता हूँ आप लोगों को इतना समझ में नहीं आने वाला, इसलिए मैं थोड़ा बढ़िया सा कंटेंट बताता हूँ आप लोगों को, जो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मैंने भी वही लिखा था और जिससे अच्छे मार्क्स मिले हैं। आप लोगों की पूरे में से पूरे 3 में से 3 या 5 में से 5 मार्क्स उसमें ज़रूर मिलेंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट, 5 नंबर का है तो 6 या 7 पॉइंट। इतने पॉइंट लिख लो, बस आंसर ज़रूर पॉइंट्स मिल गए, पैराग्राफ में मत लिखना। देख सकते हो भाई लोग, आप लोग ये मेरे नोट्स है जो मैंने बनाए थे, और इन्हीं नोट्स की मदद से मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूँ। सबसे पहले जो इस लेसन में इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग उसको पढ़ सके, समझ सके और अपनी भाषा में उसको देख के इन नोट्स की मदद से अपने नोट्स बनाए अपने हाथों से, ताकि आप उनको याद कर सके। बस समझने की देरी है, समझने के बाद उनको आप लोग लिख के और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर करके जाना। क्योंकि 3 या 4 साल के पेपर्स हैं ना, उन्हीं में से को सीबीएसई पेपर बनाता है। ये मैंने भी एनालाइज़ किया है, मेरे खुद टीचर्स ने मुझे बताई है, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोगों की सपोर्ट मटेरियल है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक भाई कम से कम 2 या 3 बार रीड करना। मानव भूगोल में सबसे पहले भाई इनमें 3 विचारधारा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, संभावनावाद क्या है और नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले मैं पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मेरे फ़ोन के कैमरा में, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर प्रकृति सर्वोपरि होती है और मनुष्य उसका दास बनकर रह जाता है। प्रकृति मानव को सुखी या दुखी दोनों रख सकती है। मानव के सभी क्रियाकलाप उसके प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। आदिवासी लोग भी अपने पर्यावरण के पर ही निर्भर या नियंत्रित होते थे। यह विचारधारा जर्मनी वालों की थी। इस विचारधारा के प्रवर्तक रेडजेल थे। जैसा कि अब आप लोगों को मैंने बताया पर्यावरणीय निश्चयवाद। भाई पर्यावरणीय निश्चयवाद एक ऐसा चीज़ है जिसमें पर्यावरण यानी ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो अपने पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। मानव के सभी क्रियाकलाप, जैसे हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, पहले के हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब हमारे पर्यावरण द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे पहले के समय में हमारे आदिवासी लोग थे, वो अपना खाना, पदार्थ, भोजन, वो सब किस पर निर्भर करते थे? अपने पर्यावरण पर ही निर्भर करते थे। जिस तरह का पर्यावरण यानी प्रकृति उनको सुखी रखेगी तो वह आदिवासी लोग सुखी रहेंगे, या आदिवासी दुखी रहेंगे। ठीक उसी तरह प्रकृति जैसे मानव को रखेगी, मानव उसी तरह प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होता है।
पर्यावरणीय निश्चयवाद में। और इस चीज़ में आप लोगों को और ये पूछा जाएगा कि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप लोग यह लिखेंगे, ये सब पॉइंट बता देंगे। उसके बाद आप लोग यह भी बता सकते हैं यह विचारधारा किसकी, जर्मनी वालों की थी। इस विचारधारा के प्रवर्तक रेटजेल थे। अगर ये दोनों पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी गई तो। सेकंड है भाई संभावनावाद। भाई जो पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा है मैंने आप लोगों को समझा दी है, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा वह विचारधारा है जिसमें प्रकृति सर्वोपरि होती है और मनुष्य जो होता है वो प्रकृति का दास बनकर रह जाता है। यानी मानव के जो सभी क्रियाकलाप वो भी जो भी अपना कार्य करे वो सब उसके प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। प्रकृति मानव को सुखी या दुखी दोनों रख सकती है, ठीक है। आदिवासी लोग जो थे अपने पहले भोजन के लिए वो सब अपने कैसे रहते थे, झोपड़पट्टियाँ बना कर रहते, वो सभी किस पे, पर्यावरण पर ही निर्भर होते थे। ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को संभावनावाद विचारधारा समझाने वाला हूँ। ये अब यह पॉइंट दोनों बहुत ज़रूरी है जो आप मेरी वीडियो को देख के ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और ये मेरा वादा है, मेरे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों को फेक नहीं मिलेगी। यह विचारधारा फ्रांस वालों की थी। इस विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डीला विलास थे। ये भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। संभावनावाद के अंदर जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर प्रकृति सर्वोपरि होती है और संभावनावाद के अंदर जैसे मनुष्य बहुत सर्वोपरि होता है, वह जैसे चाहे प्रकृति को यानी नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि अब आजकल की दुनिया भाई टेक्नोलॉजी हो गया, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि वो तकनीकी विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि मानव जो है ना प्रकृति को अब नियंत्रित कर सकता है, ठीक। अब चूँकि अब जैसे हम बारिश होती है तो हम बारिश का पता लगा सकते हैं, चूँकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया। तो पर्यावरण निश्चयवाद में तो प्रकृति सर्वोपरि, लेकिन अब इसमें संभावनावाद में इसका उल्टा हो गया, यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य की दास बनकर रह गया है। पहले वाले में मनुष्य जो था प्रकृति का दास, संभावनावाद के अंदर अब प्रकृति मनुष्य की दास बनकर रह गई है। अब संभावनावाद के अंदर मनुष्य सर्वोपरि होता है और वह जैसा चाहे प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य की दास बनकर रह जाती है। मनुष्य के पास प्रौद्योगिकी ज्ञान आ चुका है जिसकी वजह से वह प्रकृति को नियंत्रित करता है। मनुष्य प्रकृति से संसाधन और पदार्थ प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह मनुष्य जो होता है वो प्रकृति से पदार्थ, संसाधन, जो कुछ भी हमें भोजन वगैरह की होती है आवश्यकता, हम वो लेते हैं। फिर उसको हम अपनी तकनीकी ज्ञान यानी अपन कौशल, हम अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करके उनको एक नए रूप, नया आकार देते हैं। आप सभी को ये पता होगा भाई। ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद अपनी तरफ से लिखे हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने मेरे नोट्स बनाए, मैंने यही बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा और इन्हीं की वजह से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। और ये आप सभी देख सकते हो, ये मेरे टीचर्स के साइन हैं। बहुत अच्छे टीचर थे हमें पढ़ाने वाले, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी मदद हो। इसलिए इन पॉइंट्स को ज़रूर अपनी नोटबुक में उतार लेना, लिख लेना। और आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा में हम इसमें यह बताएंगे ना प्रकृति सर्वोपरि होती है ज़्यादातर, ना मनुष्य, दोनों बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विचारधारा इसमें ना तो प्रकृति श्रेष्ठ है ना ही मानव, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह विचारधारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों की थी। इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। भाई एक चीज़ याद रखना, यह विचारधारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों की थी और इस विचारधारा के प्रवर्तक पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद विचारधारा में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो ये याद रखना, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना अच्छे से। नवनिश्चयवाद विचारधारा, रुको जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। इसमें हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे सड़क पर 3 लाइट्स होती है। जैसे आप लोग सड़क पर जब भी चलते होंगे, स्कूटी, बाइक, कार कुछ भी चलाते होंगे, तो आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल मिलते हैं जिसमें लाल, पीली और हरी लाइट होती है। ठीक उसी प्रकार के इन तीनों लाइटों के प्रक्रिया होती है। जैसे लाल लाइट का कार्य होता है रुको, पीली लाइट जो होती है वो तैयार रहने का संकेत देती है, और हरी लाइट जो है जाने का संकेत देती है हमें। ठीक, इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक है, यानी ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं। हमें इस सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए। और भाई ये उदाहरण जो है ना, ये लाल लाइट्स का, ये आप लोगों को अपने नवनिश्चयवाद विचारधारा अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाए तो ये उदाहरण आप लोगों को ज़रूर देना, क्योंकि ये उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। और यही आपके NCERT बुक में भी लिख रखा है। यही देखो, ये पूरी लिख रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस विचारधारा को हम रुको जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कह सकते हैं। आगे इस पूरा ये दे रखा है आप लोगों इसे पर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मैंने लिख रखा है इम्पोर्टेंट पेपर में, ठीक है।
हो सका होगा तो आप लोगों को ये तीनों विचारधारा तो समझ में आ गई होगी। और भाई अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल में आया था एक क्वेश्चन जो आया था 5 नंबर में। मैं दिखाने वाला हूँ आपको कौन सा आया था वो क्वेश्चन, और उसकी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। भाई ये वाला क्वेश्चन आया था भाई मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में, प्रकृति और मानव किस प्रकार एक दूसरे से जटिलता से जुड़े हुए हैं। यानी ये क्वेश्चन को ही उल्टा करके दे दिया बोर्ड में, आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के देगा पर आंसर उसका सेम ही है भाई। जैसे ये नवनिश्चयवाद विचारधारा ही है जो मेरे पेपर में पूछी गई थी। यानी प्रकृति और मानव एक दूसरे से कैसे जटिलता से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे के कैसे पूरक है। तो मानव और भौतिक पर्यावरण एक जुड़े हुए हैं। मानव के पास तकनीकी ज्ञान है, वह अपने तकनीकी ज्ञान द्वारा प्रकृति से पदार्थ प्राप्त करता है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का मानव अपने ज्ञान के द्वारा उपयोग करता है। प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, वह प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को पर्यावरण में डालता है। वह कठोर पर्यावरण में भी अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही रहता है। इसका मतलब भाई यही है कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक क्या है। यानी मानव जो है वो प्रकृति से पदार्थ वस्तुएं प्राप्त करता है और अपनी तकनीकी यानी अपनी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने तकनीकी ज्ञान कौशल के मदद से उसे एक नया रूप आकार देता है। और मानव जो है पर्यावरण के बिना, प्रकृति जो है वो मानव के बिना। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे से पूरक है। ठीक है, आप लोगों को आ गया होगा होप ये क्वेश्चन समझ में। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस साल मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है। हो सके तो ये शायद अगले साल रिपीट हो सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मेरा बताना आप लोगों को फ़र्ज़ है। इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन ज़रूर करके जाएं। भाई अब आप लोगों को तो मैंने ये 4 चीज़ समझा दी इस लेसन से रिलेटेड। अब इस लेसन में जैसे कि आप लोगों को पार्ट का नाम है मानव भूगोल। अगर आप लोगों से पेपर में ये पूछा जा सकता है, 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा, मानव भूगोल की परिभाषा है। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। अगर आप लोगों से ये पूछा तो आप लोगों को ये जो 3 है, इन तीनों में से कोई भी परिभाषा लिख लोगे, इनको याद कर लेना। ये 3 नंबर में ज़रूर पूछी जाएगी, चूँकि 2024 में भाई ये पूछी गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बता रहा हूँ मैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यह विचारधारा को किसकी थी, रेड जेल की। ये ध्यान रखना भाई, ये रेड जेल जो है इस इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ये लिखना ज़रूरी है। फिर सबकी तीनों की ये जो तीनों परिभाषा है तीनों इतिहासकारों की अलग अलग है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ये विचारधारा एलन से सैंपल किया हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये याद रखना, पॉल विडाल लीला विलासिनी। ये एमसीक्यू में पूछा सकते हैं, ये परिभाषा लिख के दे देंगे और पूछेंगे ये किसके, 1 नंबर में पूछा सकता है। ऐसे ही ये लिख के दे देंगे, ये पूछा जा सकता है कितने की है, तो ये याद रखना। ठीक है, और अब 3 नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन कैसे आया था उसका आंसर मैं दूंगा। अब सीबीएसई में आया था 2024 में कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 3 नंबर में आया था ये और ये नीचे का दोनों। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कथन की पुष्टि कैसे करनी है आप लोगों को। क्या भाई, ये है भाई जिसके मैंने नोट्स बनाया है, उस कथन की पुष्टि कैसे होगी ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है चूँकि 2024 में है तो अब 2026 में आने की इसके पूरे 100% चांस है। मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का प्रयोग करके अपनी तकनीकी की मदद से नए सामाजिक परिवेशों का निर्माण करता है। इसका वही मतलब हुआ कि मानव जो है प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता है, अपनी कुशल तकनीकी की मदद से एक नया रूप या आकार देता है। मनुष्य इस धरातल पर अपने तकनीकी ज्ञान और प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों से स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, औद्योगिक कारखाने, पार्क, वन, कृषि क्षेत्र बनाकर सामाजिक परिवेशों का निर्माण करता है। ये सभी मानव निर्मित और प्राकृतिक सामाजिक परिवेश मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है और इसी प्रकार मनुष्य भी इन सामाजिक परिवेशों को प्रभावित करता है। इस प्रकार मानव संसाधन और धरातल के बीच सदैव एक अटूट रिश्ता बना रहता है। मानव भूगोल इसी संबंध का अध्ययन करने वाला एक विषय, अतः उपरोक्त कथन उपयुक्त है। जैसा कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा मैं वो उस कथन की पुष्टि किस तरीके से। भाई मेरी इस वीडियो को रोक के इसके नोट्स बना लेना ज़रूर। नोट्स बना के इसको लिख के एक बार पढ़ लेना 2-3 बार, अपने आप दिमाग में बैठ जाए। इन्हें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप इन्हें रीडिंग करके अपनी तरफ से अपनी भाषा में लिखना। जितना बोर्ड एग्ज़ाम में भाई पॉइंट्स में लिखोगे और सबसे मेन मुद्दा है अपनी भाषा में लिखोगे, उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये बात हमने खुद देखी है। अब सेकंड, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए एलएनसी सैंपल के अनुसार। तो इस कथन की पुष्टि हम इस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे उपरोक्त कथन या यह कथन पूरी तरह से ठीक है या उचित है क्योंकि हमारा ग्रह पृथ्वी अस्थिर है। क्योंकि जो हमारा ग्रह पृथ्वी है ये अस्थिर है, यानी गोल गोल घूमता है,
परिक्रमण और घूर्णन की गतियाँ करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर एक दिन और रात बदलते रहते। इस तरह सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतुएं बदलती रहती। इस प्रकार मनुष्य इस बदलती हुई पृथ्वी पर अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार अपने आप को बदलता रहता है और क्रियाशील रखता है। वह नई मौसम और स्थितियों के अनुसार समय को अनुकूलित करता है और अपने लगातार प्रयासों अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। अतः पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह कथन भाई इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। और अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो 2023 में CBSE में पूछा गया है ज्योग्राफी में। क्या प्रकृति और मानव के बीच में वैध द्वैतता है? ये इस क्वेश्चन यहाँ से है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये आप लोगों के में आ सकता है 3 नंबर में। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, प्रकृति और मानव के बीच में वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव के बीच मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना प्रज्ञान और प्रकृतियों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया गया है। यहाँ तक लिख दो, इसका आंसर 3 नंबर पक्के बस। और आप लोगों के पहले पेज पे यहाँ पे आपको इस तथ्य को पहले से ही बोध होगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा में कि भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया है। आप अनुभव करेंगे कि यहाँ तक है जो है इतना इम्पोर्टेंट है। इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, भूगोल से लेके यहाँ तक का पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इस पार्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। और दोस्तों साथ में इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पैराग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के इसको समझ के और याद कर लेना, मेरी मानो तो पक्का करना। चूँकि मेरे मिड टर्म के एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण तक घर्षण और ऊष्मा की श्रृंखलाओं की अग्नि की खोज हुई। इस प्रकार DNA की जानकारी से हमें विभिन्न बीमारियों का पता चल पाया। भाई यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है मेरे 3 नंबर में। तो हो सके शायद इस बार CBSE में ये पक्का आ सकता है, मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लेना दोस्तों। इसी के साथ ही ये पार्ट अब पूरा ख़त्म होने को आ गया। और साथ में लास्ट में आप लोगों को ये टेबल दिख रही होगी। भाई इस टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके ज़रूर जाना। इस टेबल में आप लोगों के 1 नंबर में यानी 4 ये देंगे और 1 नंबर का MCQ पूछे जाएंगे मैच में। यानी पहले का उल्टे सीधे कर देंगे, पहले का D है, पहले का A है, ऐसे इनको रट्टा लगा के चले जाना, मेरी मानो पक्का। चूँकि ये आए थे मेरे बोर्ड में भी आया है और ये मेरे मिड टर्म में भी आया है, पूछा ज़रूर गया है। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रहा हूँ, देख के और इसको अच्छे से करके जाना हो सके। और आप लोगों का ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। मेरे चैनल पे हर रोज़ मैं आप लोगों को वीडियो पार्ट से रिलेटेड हो सके तो भाई, आप चैनल बढ़िया लगे आप लोगों को वीडियो तो चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो सके जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है। ओके, राम राम जी। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कमेंट में जो जो प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना भाई लोग। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।